हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? एनएलएम पढ़ रहे हैं। देखो, कल मैंने तुम लोगों को एक होमवर्क दिया था, शायद किसी ने रिप्लाई नहीं किया उसका, पता नहीं, कुछ लोगों ने सॉल्व किया होगा। कुछ स्टूडेंट्स को तो ऐसा लगता है अरे यार मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, दूसरी किसी को यदि एक्सप्लेन कर दूंगा तो मेरा मेथड जान जाएगा। अरे ऐसा नहीं होता है यार, है ना। थोड़ा ये सब चीज़ें जो तुम लोगों के अंदर है उसको आई थिंक आप लोगों को निकालना चाहिए, क्योंकि ये सब 10th तक ठीक है। 11th 12 में तुम्हारा जो कंपटीशन है वो केवल तुम्हारे रोटरी स्कूल के बच्चे से नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में जितने स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हैं। ओवरऑल कितने स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं एग्ज़ाम में? 10 लाख, नियर अबाउट 10 to 11 लाख, नियर अबाउट, ठीक है। तो उनसे तुम्हारा कंपटीशन है। उसमें भी तुम ऐसे सोचो कि तुमको यदि एक्चुअल में यदि कंपटीशन की बात की जाए तो 1 to 2 लाख, 2 लाख बच्चे से तुम्हारा कंपटीशन है। अब समझ लो कि 2 लाख तुमको उनसे कम्पीट करना है। और हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी को यदि मैं आप कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि वो जो है तुम्हारा नॉलेज गेन कर जाएगा, नहीं। हर इंडिविजुअल जो होता है वो अलग होता है। किसी को हेल्प करने से ऐसा नहीं है कि तुम्हारा लॉस हो रहा है, तुम्हारा उसको अपोजिट सोचोगे तो तुम्हारा ये भी होगा कि फ़ायदा भी हो सकता है कि कुछ हम डिस्कस करते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट हमने मिस किया, वो सामने वाले ने एक्सप्लेन कर दिया। तो वैसे नहीं होता है। तुम लोग को एक यदि क्वेश्चन भेजा जाए तो तुम उसका रिप्लाई ही नहीं करते हो कि आ रहा है नहीं आया, पूछेगा भी नहीं, आंसर भी नहीं मांगेगा सर। अरे थोड़ा तो सिंसियर हो जाओ यार, है ना। थोड़ा सिंसियर हो जाओ, अपने आप को रियलाइज करो। अभी जेई का एग्ज़ाम हो रहा है, उन लोग से पूछो, अपने सीनियर्स वगैरह से। हो सकता है तुम लोग कांटेक्ट में भी नहीं होंगे क्योंकि अभी तो क्लास नहीं शुरू हुआ है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जो होमवर्क दिया जाए एटलीस्ट उसका तो रिप्लाई आना चाहिए। उसका भी रिप्लाई नहीं आता है तो मैं क्या समझूंगा कि तुम क्या पढ़ रहे हो। और ये मार्क्स जो तुम लोग भेजते हो उस पर तो मैं बिलीव ही नहीं करता यार उसको तो मैं बिलीव ही नहीं करता, क्योंकि उसमें तो मोस्टली मार्क्स क्या होते हैं कि जितना ब्लाइंडली क्या करते हैं हम फिलअप कर देते हैं और भेज देते हैं। थोड़ा तुम लोग सिंसियर हो जाओ, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, ये भी सिंसियर हो जाओ। ये मैं बता दूँ कि JEE advance is very difficult if you had not prepared for the क्या होगा, if you are not studying या not preparing for the JEE exam since 8th or 9th class then it is very tough। अब तुम ये समझो कि जो बच्चा फाउंडेशन कर रहा है उससे तुमको फाइट करना है, और आप अभी जगे हो कब? जब 11th में भी आप, एक होता है ना कि 10th होने के बाद भी हम सिंसियर हो गए हैं, तभी भी नहीं, 10th के बाद नहीं, 11th में भी कुछ टाइम निकल गया है तो वहाँ से हम सिंसियर हुए हैं। पता नहीं सिंसियर हुए या नहीं हुए हैं, तो आपको अभी फाइट करना है। आप जो अभी पढ़ रहे हो, बच्चे स्टूडेंट्स जो है वो 9th क्लास में ही पढ़ जाते हैं। जो मैं तुमको अभी पढ़ा रहा हूँ वो 9th क्लास में ही फाउंडेशन में पढ़ाया जाता है। तो समझो कि उनसे तुमको कंपटीशन करना है और तुम पढ़ ऐसे रहे हो जैसा कि कुछ नहीं। अरे तुमको डेली 20-20 न्यूमेरिकल्स, 20-15 न्यूमेरिकल्स डेली हर सब्जेक्ट का करना चाहिए। अभी हमने लेक्चर देखा, जस्ट आफ्टर वॉचिंग द लेक्चर आपको उस पर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, फिर दूसरा लेक्चर देखो, फिर उस पर प्रॉब्लम सॉल्व करो, फिर तीसरा लेक्चर देखो। तुम पता नहीं लेक्चर देखते हो या नहीं देखते हो, ये तो खैर तुम जानते हो। कहीं से भी लेक्चर देख रहे हो यार, किसी का भी लेक्चर देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरा देखो या दूसरे किसी का देखो, इससे कोई मतलब नहीं। हाँ, मतलब ये है कि तुम प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हो कि नहीं, समझ में आना है। यदि आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो इट्स वेरी टफ। तुम थ्योरी पढ़ कितना हो पढ़ लो, कितना भी तुम थ्योरी पढ़ जाओ, लेकिन यदि आप न्यूमेरिकल्स नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इट्स वेरी टफ टू क्लियर JEE मेंस एग्जाम एज वेल एज मेंस। एडवांस तो छोड़ दो, एडवांस मैंने कई बार नाम भी ले, एडवांस इज जस्ट लाइक ए क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट 2020। और आप ये बोल सकते हो कि जो मेंस जो है वो क्या है, 2020 और वनडे क्रिकेट की तरह है। समझ में आया ना। तो टेस्ट क्रिकेट का मतलब क्या होगा कि जो टेक्निकली स्ट्रांग होगा, जिसका ब्रेन रियली में अच्छा होगा, वही कर सकता है। और ये भी मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि एवरेज बंदा नहीं कर सकता है। तुम सिंपल राहुल द्रविड़ का एग्जांपल ले सकते हो कि बिगिनिंग में उनको क्या बोला जाता था यार कि वो मतलब टेस्ट ही खेल सकते हैं, वनडे नहीं खेल सकते हैं, 6 नहीं मार सकते हैं। लेकिन बाद में हमने देखा कि वो धीरे धीरे क्या है, इसका मतलब क्या, धीरे धीरे वो अपने कमी को हटाते गए, इम्प्रूव करते गए, और तुम लोगों ने देखा कि टेस्ट वनडे सब में उनका नियर अबाउट 10,000 से ज़्यादा स्कोर है। तो ये भी हम नहीं बोल सकते हैं कि नहीं कर सकते हो। मैं ये जज करने वाला कोई नहीं हूँ कि तुम नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये यदि करंट सिचुएशन है उसके अनुसार हम जज कर सकते हैं कि तुम
नहीं कर रहे, तुम अभी से भी यदि 10 to 12 आवर्स नहीं पढ़ रहे हो आफ्टर वॉचिंग लेक्चर, यदि 6 घंटे 6 आवर्स तुम नहीं पढ़ रहे हो एक्स्ट्रा, तो तुम समझो कि नहीं होने वाला है ना। ऐसे मैं बोलूँ कि नहीं हो जाएगा बेटा, हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, तो जरूर ये है कि मैं तुमको कहीं ना कहीं मिसलीड कर रहा हूँ, क्योंकि जो ट्रूथ चीज़ें हैं वो सामने आती हैं। तुमको ही मालूम है कि तुम एग्ज़ाम देते हो, तुम अपनी कैपेसिटी इतने एग्ज़ाम दिए तो सब किसी को मालूम है। इसलिए अभी से जागो, अभी से भी देर नहीं हो, अभी से भी तुम सिंसियर हो जाओगे तो तुम अच्छा कर सकते हो। करने की कोशिश करो, ट्राई तो करो यार, तुम ट्राई ही नहीं करते। तुम लोग को डाउट होता है, नहीं होता है, ये तो खैर तुम लोग जानते हो, लेकिन डाउट नहीं हो रहा है तो 2 रीजन हो सकते हैं, या तो तुमको सब आता है, नहीं तो कुछ नहीं आता है। तो सब आने का तो चांस ही नहीं है, क्योंकि ये फिजिक्स है ना, तुम देख रहे हो, दिस इज फिजिक्स। तो इसमें क्या हो सकता है कि नहीं कुछ आ रहा है। तो अपनी कैपेसिटी देखो, अपनी एबिलिटी देखो और उसके अनुसार ही तैयारी करो। तुमको लग रहा है कि नहीं तुम मेंस तक नहीं कर सकते, या तुमको लगता है कि मैं उतना मेहनत नहीं कर सकता हूँ, तो यार फिर ये नहीं है, एग्जाम नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है। दिस इज ट्रू फैक्ट। चलो हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो क्या है, यहाँ टेंशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो यहाँ क्या है, एक आइडियल थ्रेड है, उससे एक ब्लॉक को क्या किया गया है, एयर में, यहाँ फ्री स्पेस में लटकाया गया है, फिगर ए में। फिगर बी में क्या है, इसको लिक्विड में लटका दिया गया है, ठीक है। अब तुमसे पूछा गया कि फाइंड टेंशन इन द थ्रेड। दोनों में क्या करना है तुमको, थ्रेड में टेंशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, यहाँ बायोंसी फोर्स आएगा, शायद तुम लोग जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन मैं थोड़ा तुमको बता दूंगा यहाँ। तो देखो पहले फिगर में देखोगे तो सबसे पहले क्या है, जब भी तुमसे टेंशन या कुछ भी पूछा जाता है, एफबीडी ड्रॉ करो। एफबीडी में क्या करना है, ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास से रिप्लेस कर देना है, उस पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उसको प्रॉपर डायरेक्शन के साथ क्या करना है, आपको दिखाना है। तो mg हो गया, ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन फोर्स लग रहा है, यही तो कैलकुलेट करना है। अब देखो तो ये ब्लॉक क्या है, इक्विलिब्रियम में है, अरे रुका हुआ है ना, इसका मतलब क्या होगा, जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना ही फोर्स क्या होगा, नीचे लगेगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। अब यहां देखो क्या है, यहां एक तो फिगर ए में तुमको क्या होगा, टेंशन इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू जी। दूसरे केस में यहां तुम देखोगे, इस केस में आई मीन फिगर बी में, फिगर बी में एक क्या लगता है, बायोंसी फोर्स लगता है, जो मैं बता देता हूं, एफ बी बता देता हूं तुमको, एफ बी बायोंसी फोर्स, BUYAN buoyancy ANCY, ठीक है, buoyancy फोर्स। ये क्या होता है, ध्यान से देखना, ये ऑलवेज क्या होता है, अप लगता है, ठीक है। ये पहले ध्यान से देखो, buoyancy फोर्स क्या होगा, जैसे मैं ये बता देता हूं तुमको कि फिर हम यहां आते हैं कि क्या है, लिक्विड है, लिक्विड है, इसमें कोई सॉलिड क्या किया गया है, सबमर्ज किया गया है, सॉलिड, ये क्या है, सॉलिड है, ठीक है, ये लिक्विड है। तो बायोंसी फोर्स क्या होगा, देखो ये जब सॉलिड हम सबमर्ज करते हैं तो जितने लिक्विड को क्या करेगा, ये सॉलिड डिस्प्लेस करेगा, कितने, जितने लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा उसके वेट के इक्वल क्या होता है, फोर्स होता है। तो बायोंसी फोर्स क्या होगा, सिंपल, वेट ऑफ द, लिख सकते हैं क्या, वेट ऑफ द लिक्विड, लिक्विड displaced by submerged object, क्या होगा, सबमर्ज ऑब्जेक्ट के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, कितना वेट डिस्प्लेस होगा यार, देखो तो जितना वॉल्यूम क्या होगा सॉलिड का लिक्विड के अंदर होगा, उतना ही क्या होगा, लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। तो मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ द सॉलिड इनसाइड द लिक्विड इनटू क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। रोएल क्या है यहाँ, रोएल, एल स्टैंड फॉर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो हम क्या लिखेंगे, रोएल इनटू क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सॉलिड इनसाइड, वी इन का मतलब क्या हुआ, सॉरी वेलोसिटी नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड द लिक्विड इनटू क्या हो जाएगा, जी, ठीक है। यही क्या होता है, वेट ऑफ द क्या होगा, देखो यहां लिख देता हूं, लिक्विड डेंसिटी क्या होगा, लिक्विड डेंसिटी
दिस इज नथिंग बट द क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, सॉलिड, सॉलिड इनसाइड क्या होगा, इनसाइड लिक्विड। ठीक है। और ऑलवेज जो फोर्स लगता है ये इधर लगता है, सेंटर ऑफ बायंसी होता है वो आगे दिखाएंगे, लेकिन ऑलवेज किधर लगेगा, याद रखना है किधर लगेगा, अप लगेगा, वर्टिकल अप लगेगा, किधर लगेगा, वर्टिकल अप लगेगा। तभी अब यहां एक पॉइंट और लिख लें कि इफ क्या होगा, इफ सॉलिड इज क्या होगा, कंप्लीटली सबमर्ज्ड इनसाइड द लिक्विड, क्या होगा, इज फुली submerged inside the क्या होगा, the liquid, then क्या होगा, then ये कंप्लीटली हो जाएगा तो हम क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम V inside is वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। यही होगा क्या, अरे यही होगा ना, देखो ध्यान से, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम, अरे वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा, सॉलिड। ये समझ में आया ना। अरे पूरा अंदर देखो तो यहां हम क्या करें, यहां लिक्विड रख दें, ये पूरा सॉलिड अंदर चला जाएगा, तो भी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड हो जाएगा क्या, तो वही लिखा हूं इधर। इस केस में बायंसी फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, एफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल वी एस इंटू क्या हो जाएगा जी। सिंपल याद रखना है, आगे हम पढ़ेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ना है आगे, तुम लोग भी शायद 8th क्लास में पढ़े हो, लेकिन हम ये आगे पढ़ेंगे, जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो वहां मैं बताऊंगा, लेकिन कहीं ये क्वेश्चन मिले तो तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होगा, बायंसी फोर्स कितना होगा, बायंसी फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी क्या होगा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट को हम पानी में डुबोते हैं, वो ऑब्जेक्ट जितना वेट लिक्विड का डिस्प्लेस करता है, उस वेट के इक्वल जो होता है वो क्या होता है, बायंसी फोर्स होता है। बायंसी फोर्स ऑलवेज एक्ट क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड, किधर लगेगा, वर्टिकल अपवर्ड लगेगा, किधर लगेगा, वर्टिकल अपवर्ड लगेगा। उसका वैल्यू क्या होगा, रो एल डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनसाइड द लिक्विड इनटू जी। ठीक है, और यहां हम क्या लिखेंगे, यदि क्या होगा, लिक्विड सॉलिड जो होगा फुली सबमर्ज्ड होगा, आई मीन कंप्लीटली सबमर्ज्ड होगा, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनसाइड द लिक्विड क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। और इस केस में बायंसी फोर्स क्या होगा, एफ बी इज इक्वल टू रो एल वी एस इंटू क्या हो जाएगा जी। रो एल क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वी एस क्या है, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात समझ में आई। अब अपने को क्या करना है, इतना जानने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखो यहां अब एफ बी डी और क्या लिखेंगे, देखो यहां भी क्या है, ब्लॉक जो है कंप्लीटली लिक्विड के अंदर है क्या। अब क्या करेंगे, यहां देखो क्या करेंगे, यहां जब ये सबमर्ज करोगे तो एक फोर्स लगेगा किधर, ऊपर, ऊपर की तरफ हमेशा लगता है, जिसको बायंसी फोर्स बोलते हैं। ठीक है, कभी तुम देखना पानी में, पानी के अंदर जाओ तो अंदर से ऊपर की तरफ क्या होता है, एक फोर्स लगता है। ठीक है, जो हमेशा तुमको क्या करेगा, सरफेस पे, वाटर के सरफेस पे क्या करेगा, लाने की कोशिश करता है। अब वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा डेंसिटी कितना है, उसका डेंसिटी कितना है, उस पर डिपेंड करता है। आई मीन लिक्विड का डेंसिटी कितना है, और किसी ऑब्जेक्ट का या अपना डेंसिटी क्या है, उस पर क्या होगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, कि तुम क्या होगा, तुम सिंक हो सकते हो या ऊपर आओगे, ये मेरा मानना है। बायंसी फोर्स तो क्या चीज पे डिपेंड करेगा, केवल क्या चीज पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इनसाइड द लिक्विड इनटू क्या होगा, जी। जी तो फिक्स ही रहेगा यार, तो रो एल वी एस पे क्या होगा, डिपेंड करेगा। जब कंप्लीटली क्या हो जाएगा, सबमर्ज हो जाएगा, उसके बाद बायंसी फोर्स क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। देखो ये वी एस तो चेंज नहीं होगा ना यार, डेंसिटी ऑफ लिक्विड चेंज नहीं होगा, जी क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो व्हेन द क्या होगा, ऑब्जेक्ट कंप्लीटली और फुली सबमर्ज इनसाइड द लिक्विड, इस सिचुएशन में क्या होगा, क्या होगा, बायंसी फोर्स ऑन द क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एंड दैट विल बी इक्वल टू रो एल वी एस इनटू क्या होगा, जी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एफ बी डी ऑफ क्या करेंगे, एम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहां एक क्या लग रहा है, टेंशन, यहां टी लिक्विड लिख देता हूं। ठीक है, टी लिक्विड, और इसको टी एयर मान लो, मुझे कंपेयर करना है। ठीक है, टेंशन इन एयर, और ये क्या होगा, टेंशन इन लिक्विड। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा mg, एक नीचे लग रहा है, दूसरा कौन सा फोर्स लग रहा है यार, बायंसी फोर्स। बायंसी फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है, किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है ना।
इधर लग रहा है एफ बी। एफ बी का मतलब क्या हुआ, बायंसी फोर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, बायंसी फोर्स। अब ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या होगा, टोटल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, टोटल। देखो तो अपवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन फोर्स लग रहा है, टेंशन, बायंसी, और नीचे क्या लग रहा है, एमजी। तो ये फोर्स क्या होगा, इक्वल होगा, आई मीन बैलेंस होगा, आई मीन टी प्लस एफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, mg होगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं टी लिक्विड इज प्लस क्या होगा, एफ बी इज इक्वल टू क्या होगा, mg। ठीक है, यहां लिखोगे टी, आई मीन टेंशन इन लिक्विड, ठीक है, टेंशन इन थ्रेड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज्ड इन लिक्विड, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, mg माइनस क्या हो जाएगा, एफ बी। यही होगा, ठीक है। अब देखो यहां थोड़ा तुम, अब देखो यहां लिख सकते हैं टी लिक्विड टेंशन इन थ्रेड, ठीक है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज्ड इन लिक्विड क्या होगा, mg कॉमन ले लो यार, ये क्या हो जाएगा, देखो तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, एफ बी अपॉन क्या होगा, mg। तो यहां लिखो mg इनटू लिख सकते हैं 1 माइनस एफ बी का वैल्यू रखो यार, क्या है, देखो रो एल वी एस जी, क्या होगा, रो एल डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू जी डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉलिड कितना होगा, देखो तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू जी लिख सकते हैं, जी जी कैंसिल, वॉल्यूम कैंसिल, तो देखो ये क्या हो जाएगा, एम जी इंटू क्या होगा, 1 माइनस रो एल अपॉन क्या होगा, रो एस। ठीक है, ये तुम्हारा टेंशन क्या मिला, टी लिक्विड टेंशन इन थ्रेड इन लिक्विड इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी, ठीक है, इंटू 1 माइनस क्या होगा, रो एल अपॉन रो एस इंटू क्या हो जाएगा, एम जी, आई मीन क्या लिखेंगे, टेंशन इन एयर ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू क्या लिखेंगे, 1 माइनस रो एल अपॉन क्या हो जाएगा, रो एस। ठीक है, अब तुम देख सकते हो कि टेंशन कम होगा या ज्यादा होगा, तो एक फॉर्मूला ये है, ठीक है, दिस इज नथिंग बट द क्या है, याद रखना है कि रोएस क्या है, मैंने लिखा है रोएस क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड, रोएल क्या है, डेंसिटी ऑफ क्या है, लिक्विड, ठीक है, mg क्या है, हमने जस्ट एक कंपेयर करने के लिए हमने लिख दिया, ये कभी कभी तुमसे पूछा जा सकता है। अब ये मत समझना कि रटना है, रटना नहीं है, केवल बायंसी फोर्स तुमको क्या करना है, माइंड में रखना है। ठीक है, कि बायंसी फोर्स फिर से मैं बता दूं, रो एल डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड द लिक्विड इनटू क्या होगा, जी, दैट इज नथिंग बट द बायंसी फोर्स। बायंसी फोर्स ऑलवेज क्या होगा, एक्ट वर्टिकली अपवर्ड। अब सेंटर ऑफ बायंसी क्या होता है उस सब हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां क्या है, टेंशन इन लिक्विड क्या होता है, टेंशन इन थ्रेड व्हेन द ब्लॉक इज सबमर्ज्ड इन लिक्विड इज ऑलवेज क्या होगा, स्मॉलर देन द टेंशन व्हेन द ब्लॉक इज फ्रीली सस्पेंडेड इन द एयर। समझ में आया ना, तो ये क्या हो जाएगा, टेंशन कम हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे यहां, तुमको मैंने बोला ना कि जब मैं ये पढ़ा लूंगा उसके बाद तुम एचसी वर्मा का न्यूमेरिकल सॉल्व करना, खुद से सॉल्व हो जाएगा, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी नहीं, अभी 3-4 क्लास के बाद, आफ्टर 3-4 क्लास। और ये इसलिए बता रहा हूं कि तुमको फ्री बॉडी डायग्राम आ जाए यार ड्रॉ कर। अब देखो यहां टेंशन, देखो यहां, अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां क्या है, हर केस में तुमको क्या करना है, देखो यहां एक ब्लॉक है अभी जो बताया मैंने, जिसका मास क्या है, यहां थ्रेड क्या होगा, थ्रेड में कुछ टेंशन होगा, ये क्या होगा, फिगर 1 हो गया। ठीक है, समझ में आया। यहां देखो एक केबिन है या लिफ्ट, ये लिफ्ट किधर, ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, इस केस में ये यहां क्या है, कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या है, अगेन m है, ठीक है, ये क्या है, इसमें लटकाया गया केबिन के अंदर, ये क्या है, केबिन या लिफ्ट मान लो, लिफ्ट अप जा रहा है, उसके सीलिंग से क्या है, एक ऑब्जेक्ट को क्या किया गया है, थ्रेड के थ्रू लटका दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है कि ये फिगर ए हुआ, फिगर क्या हुआ, बी, दिस इज, देखो यहां क्या होगा, लिफ्ट इज कमिंग क्या होगा, डाउनवर्ड, आई मीन वर्टिकल डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये क्या है, m है, ये अगेन ए एक्सेलरेशन से क्या है, नीचे आ रहा है, ये फिगर क्या हो गया, सी। ठीक है, अगेन दिस इज लिफ्ट,
यहाँ भी लिफ्ट मान लो यार, है ना, लिफ्ट ही मान लो, लिफ्ट। लेकिन यहाँ क्या है, लिफ्ट क्या है, रेस्ट में है। क्या है, लिफ्ट जो है वो क्या है, रेस्ट में है। फिगर ए, फिगर बी, फिगर सी। यहां देखो, तुम खुद से भी यूज कर सकते हो। यहाँ टर्म मैं एक लिख दूंगा तो तुमको समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या यूज करेंगे यार, जब भी एक्सेलेरेट होगा तो क्या यूज बताया था, जी इफेक्टिव टर्म यूज करेंगे। तो एक स्टेप में तुम आंसर बता सकते हो। यहाँ क्या हो गया, ए इज इक्वल टू क्या हो गया, जी। ठीक है, ये भी क्या है, लिफ्ट, लिफ्ट, ये भी लिफ्ट, लिफ्ट। लिफ्ट क्या है, यहाँ लिफ्ट क्या है, स्टेशनरी में है, और क्या है, आई मीन क्या होगा, भी जीरो, और क्या है, और मूविंग, और क्या होगा, मूविंग विथ, और भी कांस्टेंट। याद रखना, आई मीन रेस्ट में हो। इसमें चलो हमने टेंशन क्या मान लिया, T1, इसमें टेंशन T2, इसमें टेंशन क्या मान लिया, T3, इसमें हमने टेंशन क्या मान लिया, T4। और एक चौथा केस ये भी हो सकता है, ये देखना, ये भी न्यूमेरिकल्स HC वर्मा में दिया हुआ है कि जब लिफ्ट इज क्या है, आई मीन यहाँ लिफ्ट नहीं होकर के देखो ऐसे होगा, ये कोई कार है और हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, क्या है, कार एक्सेलेरेट हो रहा है, इसके सीलिंग से यहां क्या किया गया है, एक ऑब्जेक्ट जिसका, एक ब्लॉक जिसका मास क्या है, m है, उसको लटकाया गया है। तो तुमको भी मालूम है कि ये क्या होगा, ऐसे नहीं रहेगा, ये क्या होगा, दिस इज इनिशियल पोजीशन, ये ऐसे आकर के क्या होगा, ऐसे कुछ वर्टिकल के साथ कुछ एंगल पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ऐसा क्यों होगा, ये हम बाद में देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ फाइंड क्या है, थीटा, यही यहाँ भी क्या लगेगा, टेंशन लगेगा, यहाँ टी इधर लगेगा, एम जी इधर लगेगा। तो फाइंड यहाँ क्या है, फाइंड थीटा, ये क्वेश्चन बाद में देखेंगे। ये क्या है, सी, फिगर क्या हो गया, फिगर डी, एंड दिस इज फिगर क्या हो गया, फिगर। इस केस में क्या होगा, इन फिगर क्या है, सब में क्या करना है, टेंशन है ना। तो यहां मैं लिख देता हूं, फाइंड, फाइंड टेंशन, टेंशन एक में लिख देता हूं, फाइंड, ए में देखो, टेंशन इन द क्या होगा, इन द थ्रेड, थ्रेड इन ऑल फिगर। ठीक है, बी में क्या है, एंगल, एंगल मेड, मेड बाय क्या होगा, मेड बाय स्ट्रिंग विथ वर्टिकल, एंगल मेड बाय क्या होगा, स्ट्रिंग विथ वर्टिकल व्हेन ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम एज फिगर ई, फिगर ई। इसमें निकालना है तुमको, इसमें क्या करना है, मतलब यहां मैं बोल दूं, फाइंड, सिंपल लिख सकते हैं, फाइंड थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन देखते जाएंगे। समझ में आया ना, क्या है, यहां वन बाय वन देखते जाएंगे। क्वेश्चन समझ में आया तुम लोग को, क्या करना, हर केस में क्या है, थ्रेड में क्या करना है, टेंशन फाइंड आउट करना है। कोई कार है या लिफ्ट बोल सकते, ये कार है, कार क्या है, हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है। इस केस में क्या है, लिफ्ट रेस्ट में है और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यहाँ लिफ्ट इज मूविंग अप विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, यहाँ लिफ्ट इज मूविंग डाउन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, यहाँ लिफ्ट इज मूविंग डाउन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए इक्वल टू जी। यहाँ टेंशन जीरो हो जाएगा, आइडियली दिखेगा तो कि टेंशन स्ट्रिंग क्या होगा, लूज हो जाएगा यार। ठीक है, इस केस में टेंशन कैलकुलेट करना है। और देखो अब यहाँ हम क्या करेंगे, वन, ये तो अभी मैंने बताया था। अब फ्री बॉडी डायग्राम वन ए बी सी का हम ड्रॉ करते जाएंगे। ठीक है, तो पहला केस तो तुमको मालूम ही है, देखो यहां से फिगर ए, तो फिगर ए में, फिगर ए में एफबीडी ड्रॉ करते जाओ और टेंशन कैलकुलेट करते जाओ। एफ बी डी ऑफ क्या होगा, एम। देखो तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करना है, एम पॉइंट मास से रिप्लेस कर देना है ब्लॉक को। इधर क्या लगेगा, नीचे एम जी, ऊपर क्या लग रहा है, T1, हमने T1 बना। ये क्या है, रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो टोटल फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, T1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, mg। ठीक है, फिगर बी में देखो। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिगर बी देखेंगे। तो फिगर बी में क्या है, देखो ये अब देखो क्या लिफ्ट क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम थे, फ्री बॉडी डायग्राम करो। एम, यहाँ क्या नीचे क्या फोर्स लग रहा है, mg, ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, T2,
और ये ग्राउंड से देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेट किधर हो रहा है? अरे सिस्टम जिस एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जाएगा उसी एक्सेलरेशन से क्या होगा? ब्लॉक भी ऊपर जाएगा यार। तो हम सिंपल क्या लिख सकते हैं यहाँ? T2 माइनस mg इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ma, और T2 इज इक्वल टू क्या होगा? m इंटू क्या होगा? g प्लस a। समझ में आया ये बात? तो इस सिचुएशन में क्या होगा? व्हेन लिफ्ट क्या होगा? अप जाएगा, उस सिचुएशन में टेंशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देखो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, यहां मैं लिख देता हूं, जी इफेक्टिव बताया था, जी इफेक्टिव m इंटू क्या लिखोगे? m इंटू जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव बताया था यार, ठीक है। फिगर सी में देखो, फिगर सी में क्या है? mg किधर लग रहा है? डाउनवर्ड। अगेन टेंशन ऊपर लग रहा है T3। एक्सीलेट किधर कर रहा है? ब्लॉक। किधर कर रहा है? नीचे कर रहा है। नीचे ही कर रहा है ना? अरे जिस एक्सेलरेशन से लिफ्ट नीचे आएगा उसी एक्सेलरेशन से ब्लॉक नीचे आएगा। तो हमने किसका एफबीडी ड्रॉ किया? ब्लॉक का एफबीडी। यहां लिख लेना यार, एफबीडी हमने लिखा नहीं, एफबीडी ऑफ एम। यहां भी क्या लिखेंगे? एफबीडी ऑफ एम। हमेशा देखना फ्री बॉडी डायग्राम में एक्सेलरेशन को हम नहीं दिखाते हैं। तो यहां देखो तो T3 से कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? mg, तभी तो ब्लॉक नीचे जाएगा ना। तो यहां क्या लिखेंगे? mg माइनस T3 इक्वल टू ma। तो T3 इज इक्वल टू क्या होगा? m इंटू जी माइनस ए। देखो ये भी क्या हो गया? m इंटू क्या होगा? g इफेक्टिव। याद करो g इफेक्टिव, ठीक है। तो टेंशन देखो क्या होगा जब रेस्ट में और कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या लिफ्ट आइदर अप मूव कर रहा है, डाउन मूव कर रहा है, उस सिचुएशन में टेंशन जो होगा वो क्या होगा? जब लिफ्ट अप मूव करेगा उससे क्या होगा? कम होगा, और लिफ्ट जब क्या होगा? डाउन मूव करेगा तो उससे क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। ये लास्ट में देखना, लास्ट में एचसी वर्मा के लास्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है। एक क्वेश्चन और एक कल बताया था वो नॉर्मल वाला, tan थीटा ए इक्वल टू ए अपॉन क्या था? जी, ठीक है। फोर्थ केस में क्या है? फोर्थ में क्या है? फिगर 4 आई मीन डी में क्या है बता सकते हो? देखो तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो। तो m नीचे, टेंशन क्या है? ऊपर, कोई डाउट नहीं है। अगेन ए नीचे क्या आ रहा है? किस एक्सेलरेशन से? a इक्वल टू जी से। एफबीडी मैंने ड्रॉ किया, एफबीडी ऑफ m। तो अगेन क्या लिखेंगे? mg क्या लिखेंगे? mg माइनस t इज इक्वल टू क्या होगा? ma, और mg, ठीक है। यहाँ t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आई मीन ये T4 मान लो, तो T4 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो क्या होगा? व्हेन क्या होगा? लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, तो टेंशन उस सिचुएशन में थ्रेड में क्या हो जाएगा? टेंशन थ्रेड में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। किसी भी याद रखना है, इस सिचुएशन में क्या हो जाए? टेंशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ कुछ पॉइंट लिख लेंगे। देखो इसमें हम बोल सकते हैं कि कौन सा टेंशन किस केस में सबसे ज्यादा टेंशन क्या है? सेकंड केस में। तो हम क्या लिखेंगे? T2 इज ग्रेटर देन क्या होगा? T1 इज ग्रेटर देन क्या होगा? T3 इज ग्रेटर देन क्या होगा? T4, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेंशन इन द थ्रेड। समझ में आया? क्या होगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेंशन इन द थ्रेड। नोट में यहां एक दो पॉइंट लिखना है। क्या है? नोट में लिख लो कि क्या होगा व्हेन। अब देखो टेंशन कहां यूज होगा? जब वेव चार्टर पढ़ेंगे तो वहां भी इसका यूज है ना। वेव ट्रेवल कैसे करता है तो वहां इसका यूज होगा। तो इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए। इस सिचुएशन में क्या होगा? टेंशन क्या होगा? व्हेन क्या होगा? व्हेन लिफ्ट इज क्या होगा? लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली, देन क्या होगा? देन टेंशन इन द क्या होगा? इन द स्ट्रिंग विल बी क्या होगा? विल बी 0, ठीक है। टेंशन जो होगा क्या होगा? 0 हो जाएगा। तुमसे यहां देखो ये लिफ्ट है, देखो कैसे भी दिया हुआ हो जाएगा, ठीक है। ये लिफ्ट है, यहां एक ब्लॉक है, यहां एक ब्लॉक है, कई ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, यहां टेंशन T1 मान लो, यहां टेंशन क्या है? T2। ये A इक्वल टू जी से क्या है? डाउन आ रहा है। क्या है? डाउन आ रहा है। तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे? T1 इक्वल टू T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा? ये फ्री वर्ड है।
अब क्या होगा, अब देखो यहां एक नोट में ट्रिक लिख देता हूं, यहां देखो हर जगह क्या करना है तुमको, जी इफेक्टिव यूज कर देना है। टेंशन इज इक्वल टू क्या होगा, मास इंटू जी इफेक्टिव। तो देखो यहां लिख देता हूं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, यहां ट्रिक के लिए केवल याद रखना है क्या होगा, ट्रिक। अब देखो ये क्या है, लिफ्ट है, इधर लिफ्ट मूव कर रहा है, किधर देखो ऐसे, ऐसे लिफ्ट मूव कर रहा है, किधर ऐसे, इस एक्सेलेरेशन में। समझ में आया, किस एक्सेलेरेशन में मूव कर रहा है, इस एक्सेलेरेशन में, ठीक है, किस एक्सेलेरेशन में, इस एक्सेलेरेशन में। इस केस में यदि हम क्या करेंगे, व्हेन द क्या होगा, ऐसे लिख लो यहां, व्हेन द क्या होगा, व्हेन द क्या होगा, लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग, व्हेन यहां लिख देता हूं, व्हेन लिफ्ट इज क्या होगा, इज एक्सेलरेटिंग, देन एंड क्या होगा, एंड ए ब्लॉक इज हंग फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम द रूफ ऑफ लिफ्ट, एंड देन क्या होगा, देन टेंशन इन द थ्रेड can be क्या होगा, can be calculated as, देखो यहां सिंपल, यहां फॉर्मूला याद रखना, T इज इक्वल टू क्या होगा, T इज इक्वल टू M इंटू जी इफेक्टिव। इस केस में एक ही फॉर्मूला याद रखना है, वेयर जी इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या है, बताया था क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 AG क्या होगा, कॉस थीटा, यही होगा ना, क्या हो जाएगा, माइनस 2 AG कॉस थीटा। यहां वैल्यू लिखते जाओ, और व्हेन क्या होगा, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अप, तो थीटा क्या हो जाएगा, वेयर थीटा इज क्या होगा, एंगल बिटवीन क्या होगा, ए एंड क्या होगा, वेक्टर ए एंड क्या होगा, वेक्टर जी, ए एंड जी के बीच क्या है, एंगल है। बस यही ट्रिक याद रखोगे, आसानी से क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन क्या है, अब हम आते हैं ई नंबर क्वेश्चन पे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके दूसरे मेथड से भी सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब हम सीडो फोर्स पढ़ जाएंगे तो उसको दूसरे मेथड से भी हम क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं क्या होगा, ई में, फ्रॉम फिगर क्या होगा, फ्रॉम, समझ में आया ना, क्या है, कार हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, उसके रूप से एक ऑब्जेक्ट को क्या किया गया है, थ्रेड के थ्रू क्या किया गया है, लटका दिया गया है। अब जब कार एक्सीलरेट होगा तो ऑफ कोर्स क्या होगा, थ्रेड जो ब्लॉक जो होगा वो क्या होगा, पीछे मूव करेगा, और एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब क्या होगा, ब्लॉक जो होगा कुछ एंगल पे जाकर के क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, वही एंगल आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसको सेकंड मेथड से ही बताते हैं हम, जब सीडो फोर्स हम पढ़ते हैं तो वहां इसको सीडो फोर्स से भी हम सॉल्व करेंगे। ये सब सीडो फोर्स से भी जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां तुमको बता दूंगा, कल ही मैं सीडो फोर्स भी पढ़ा दूंगा तुमको, कि सीडो फोर्स का यूज भी करके हम आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम फिगर ई, क्या है, फ्रॉम फिगर ई। अब देखो इसमें यही था ना यार, ये क्या है, ये कोई कार है, हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है ना, उसके सीलिंग से क्या किया गया, यही क्वेश्चन था, एक ब्लॉक या बब कुछ भी मान लो, चलो ब्लॉक ही मान लेते हैं, लटकाया गया है, ठीक है। अब ये क्या होगा, जब यहां ये एक्सेलरेट होगा तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, ये क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, तो पीछे जाएगा तो ऐसा नहीं है, पीछे ऐसे तो थोड़ी है कि हॉरिजॉन्टल चला जाएगा, नहीं हो सकता है चला भी जाए और क्या है, नहीं भी जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये ऐसे जाएगा, ऐसे पीछे ऐसे मूव करेगा, ऐसे जाएगा, और यहां आकर के क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, यहां, ठीक है, क्या, यहां आकर के क्या होगा, रुक जाएगा, ये एंगल जो है वो क्या है, थीटा है, यहां आकर के क्या होगा, रुक गया, ठीक है। तो आपसे इस सिचुएशन में पूछा गया, अब ये देखो रुकेगा किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं रुकेगा यार, हाँ, इसमें यदि जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है क्या होगा, वो क्या देखेगा, एक ऑब्जर्वर ये है,
ये मान लो कि क्या है, O1 ऑब्जर्वर है और एक ऑब्जर्वर कहाँ है, यहाँ है, ये क्या है, O2 ऑब्जर्वर है। तो O1 ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, रेस्ट में हो गया, लेकिन O2 के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये मूव करता रहेगा। किस एक्सेलेरेशन से इधर मूव करेगा, और जिस एक्सेलेरेशन से ये कार मूव कर रहा है उसी एक्सेलेरेशन से क्या होगा, ये भी मूव करेगा ना। अरे तुम ट्रेन में जा रहे हो, तो मान लो कि तुम ट्रेन में बैठे हो यार, तो ट्रेन में तुम्हारे रिस्पेक्ट में जितने भी पैसेंजर है सभी क्या है, रेस्ट में है। लेकिन यदि तुम ग्राउंड पे, मैं ग्राउंड के पे खड़ा हूं, आई मीन वहां से ट्रेन को देख रहा हूं, तो मुझे क्या मालूम चलेगा, जिस एक्सेलेरेशन से ट्रेन मूव कर रहा है उसी एक्सेलेरेशन से क्या होगा, जितने भी पैसेंजर उसमें बैठे हुए हैं या जो भी लगेज है, जो चीज भी है ट्रेन के अंदर, वो भी क्या है, उसी एक्सेलेरेशन से क्या है, मूव कर रहा है। तो सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि इस सिचुएशन में क्या होगा कि ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि फॉर क्या होगा, फॉर क्या होगा, ऑब्जर्वर O1 ब्लॉक विल बी क्या होगा, विल बी एट क्या होगा, रेस्ट एट एन एंगल थीटा विथ वर्टिकल। ठीक है, विथ वर्टिकल, समझ में आया ना। दूसरा ऑब्जर्वर क्या दिखेगा कि फॉर सेकंड ऑब्जर्वर क्या होगा, फॉर, इसको क्या बोलेंगे हम, ग्राउंड ऑब्जर्वर। फॉर ग्राउंड ऑब्जर्वर O2 क्या होगा, ब्लॉक विल क्या होगा, विल मूव हॉरिजॉन्टल, मूव हॉरिजॉन्टली विथ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन A। ठीक है, तो अब दोनों के लिए हम इसके लिए सीडो फोर्स पढ़ते हैं, वो बाद में मैं बताऊंगा, अभी नहीं। तो फॉर क्या है, इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। फॉर क्या होगा, फॉर एफ बी डी ऑफ क्या होगा, एफ बी डी ऑफ एम, इसका मास m मान लो यार, दिया हुआ है m, फॉर क्या होगा, फॉर O2 ऑब्जर्वर O2। तो देखो इधर क्या लगेगा, mg लगेगा यार, है ना। यहां से टेंशन एक स्टेप में जो फॉर्मूला बताया था, देखो ये इधर मूव कर रहा है, g किधर लग रहा है, g किधर लग रहा है, नीचे, तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री, तो g इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस क्या होगा, g स्क्वायर। डायरेक्ट, तो टेंशन इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख देंगे m इंटू क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये फास्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे टेंशन नहीं निकालना है, टेंशन तो कैलकुलेट करना ही है। क्या कैलकुलेट करना है, थीटा भी कैलकुलेट करना है। अब देखो यहां क्या लगेगा, यहां फोर्स क्या लग रहा है, mg हमेशा किधर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा यार। टेंशन किधर लगेगा, इधर लगेगा। तो यहां मैं दिखा देता हूं, देखो इधर क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है। ये किस एक्सेलेरेशन से, इधर क्या है, इधर ये किस एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है, ये एक्सेलेरेशन से। किसके रिस्पेक्ट में, O2 के रिस्पेक्ट में। दोनों से सेम आंसर आता है, घबराना नहीं तुम, है ना। अब क्या होगा, यहां देखो ये एंगल क्या है, ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां क्या होगा, इधर क्या हो जाएगा, t का कंपोनेंट रिजॉल्व करो, तो इधर क्या हो जाएगा, t cos थीटा, और इधर इस डायरेक्शन में इधर लिख दो a, इधर क्या लगेगा, t sin थीटा। ठीक है, अब देखो तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं हो रहा है यार, यहां करके तो रुक गया है, कोई मोशन नहीं है ना। अरे इधर कोई मोशन नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, t cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। एक इक्वेशन ये मिल गया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, फोर्स क्या लग रहा है, t sin थीटा। एक्सेलरेट क्या, किस एक्सेलरेशन से, a से, तो क्या लिखेंगे, t sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, m। ये एक सेकंड इक्वेशन हो गया। देखो दोनों को क्या करो, डिवाइड कर दो, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अपॉन क्या हो जाएगा, g। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ a अपॉन g। तो ये थीटा मिल गया। थीटा इज द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विथ क्या होगा, वर्टिकल। ये यहां नहीं रहेगा, समझ में आना। जैसे ही एक्सेलेरेट कर जाएगा ये यहां आकर के रुकेगा, आई मीन इधर आ जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में ये रुक जाएगा, यहां नहीं रहेगा, कभी इस पोजीशन पे नहीं रहेगा। ठीक है, तो यही क्या है, थीटा इज द एंगल मेड बाय, ये इंपॉर्टेंट है, कभी ये पूछा जाए तो याद कर जाना। ठीक है, अब यहां से देखो इसको स्क्वायर करके ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, यहां स्क्वायर करके क्या करो, ऐड करो। तो देखो तो नाउ क्या हो जाएगा, देखो टी स्क्वायर
टी स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, एम स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू, देखो तो ये क्या हो गया, जी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, वो तो मैंने बताया था। तो टी इक्वल टू एम इंटू क्या हो गया, जी इफेक्टिव, बताया था ना। तो यहां टेंशन आ गया, ये इंपॉर्टेंट है इस केस में। और एक और क्वेश्चन बताया था, ये दोनों एचसी बर्मा में दिया है, तुम देखना। एक वेज वाला प्रॉब्लम था ना, ये वेज है और यहाँ एक ब्लॉक रखा गया है, इसका मास क्या एम है, इसका मास क्या है, स्मॉल एम है। तो ए एंगल यदि थीटा दिया हुआ है और यदि क्या होगा, इफ बोथ आर मूविंग टुगेदर, आई मीन क्या होगा, यहां भी क्या आता है, इफ क्या होगा, यहां इफ एम इज क्या होगा, ये वेज ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इफ क्या होगा, इफ एम इज क्या होगा, एम इज एट रेस्ट, स्मॉल एम एट रेस्ट ऑन क्या होगा, एम, देन क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ए बाई जी आता है। यहां भी आता है, ये मैंने बताया था प्रॉब्लम। ये अच्छी बार में दोनों प्रॉब्लम दिया हुआ है, लास्ट से दिया हुआ है, शुरू में नहीं दिया हुआ है, लास्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, इस केस में हम क्या करते हैं, टेंशन ऐसे, इसको स्यूडो फोर्स से भी हम कैलकुलेट करेंगे, बाद में मैं तुमको स्यूडो फोर्स पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। स्यूडो फोर्स से एक स्टेप में आ जाता है। ठीक है, यहां भी देखोगे तो क्या हो जाएगा, इस ऑब्जर्वर के लिए देखो ध्यान से, इस ऑब्जर्वर के लिए ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इधर देखो टेंशन फोर्स क्या लग रहा है, हॉरिजॉन्टल की तरफ क्या लग रहा है, टी साइन थीटा, अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। और ऑब्जर्वर 1 जो है वो क्या पॉइंट कर रहा है कि रेस्ट में है, जबकि इधर क्या है, टी साइन थीटा, अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। तो यहां भी क्या होता है, न्यूटन्स लॉ क्या होता है, इनवैलिड हो जाता है। उस केस में न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, स्यूडो फोर्स पढ़ते हैं। तो ये टेंशन रहा, डिफरेंट सिचुएशन। अब हम आते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं। मैंने बोला ना इसमें केवल क्या है, प्रॉब्लम्स है। बोलो सर कॉन्सेप्ट कब है, तो कॉन्सेप्ट भी आएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने तुमको अच्छे से क्या होना चाहिए आना चाहिए। यदि फ्री बॉडी डायग्राम नहीं आ रहा है तो अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, देखो यहां क्या है, ये पुली है, इससे क्या किया गया है, एक ब्लॉक जिसका मास क्या है, m1 है, और एक ब्लॉक जिसका मास क्या है, m2 है। ये पुली आइडियल का मतलब क्या हुआ, पुली क्या है, मासलेस है, और यहां फ्रिक्शन नहीं है, सरफेस क्या है, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। ये थ्रेड भी क्या है, आइडियल है। और ये पुली भी क्या है, पुली आल्सो क्या है, पुली इज क्या है, आइडियल। ठीक है, अब देखो एक स्ट्रिंग से क्या किया गया है, दो ब्लॉक को क्या किया गया है, लटकाया गया, जिसका मास क्या है, m1, एंड क्या है, m2 है, और उस स्ट्रिंग को क्या कर दिया गया, इस पुली पे रख दिया गया। ऐसे अभी सिस्टम को रखा गया, अब सिस्टम क्या है, छोड़ दिया गया। तो ऑफ कोर्स क्या होगा, मान लो यहाँ कि m2 का जो मास है वो क्या है, m1 से क्या है, ज्यादा है यार, तो ये नीचे आएगा और ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये आपसे पूछा जाएगा व्हेन द जस्ट आफ्टर सिस्टम इज रिलीज्ड, ऐसे नहीं है कि इसको छोड़ दोगे तो यार यहाँ रहेगा तो नीचे गिर जाएगा। ये पूछा गया है इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट एज शोन इन द फिगर, क्या है, इफ, देखो यहां से, इफ सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम रेस्ट एज शोन इन द फिगर, देन फाइंड क्या है, देन फाइंड ए में क्या है, टेंशन इन द क्या होगा, इन द स्ट्रिंग, और बी में क्या है, एक्सेलेरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। अब अभी आप ये फॉर द टाइम बिंग आप ये कंसीडर कर लो, देखो स्ट्रिंग टाइट रहेगा तो ये आपको मालूम है कि जिस एक्सेलेरेशन से क्या होगा, ये नीचे आएगा, उसी एक्सेलेरेशन से क्या होना चाहिए, इसको ऊपर जाना चाहिए। तभी टेंशन क्या होगा यार, सॉरी तभी क्या होगा, स्ट्रिंग जो होगा वो क्या होगा, टाइट रहेगा। आइडियल थ्रेड लिख लो यार, ठीक है। आई मीन ये क्या होगा, जिस एक्सेलेरेशन से ब्लॉक
m1 जो होगा वो क्या होगा, ऊपर जाएगा, उसी एक्सेलरेशन से क्या होना चाहिए, m2 को नीचे आना चाहिए, तभी क्या होगा, स्ट्रिंग टाइट होगा, अदरवाइज क्या होगा, स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा और टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। आगे मैं कांस्टेंट एक रिलेशन होता है जो कल पढ़ाऊंगा तुमको, उससे मैं प्रूव करूंगा कि जिस एक्सेलरेशन से अप जाएगा उसी एक्सेलरेशन से क्या होगा, एक। अब देखो क्या है, ऐसे भी सोच सकते हो, पुली के रिस्पेक्ट में जितना एक्सेलरेशन ये होना चाहिए ब्लॉक m1 का, उतना ही क्या होना चाहिए, m2 का भी होना चाहिए। तभी तो यार पुली के रिस्पेक्ट में जितना डिस्टेंस अप जाएगा उतना ही डिस्टेंस m2 को किधर आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। तभी तो क्या होगा, स्ट्रिंग लूज नहीं होगा। नहीं तो ये फास्ट ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर जाए और ये कम वेलोसिटी से मूव कर जाएगा तो क्या होगा, स्ट्रिंग लूज हो जाएगा। समझ में आया ना? तो स्ट्रिंग क्या होगा, टाइट नहीं रहेगा, और स्ट्रिंग टाइट नहीं होगा तो टेंशन डायरेक्ट बोल देंगे क्या, जीरो। व्हेन द स्ट्रिंग इज लूज टेंशन विल बी ऑलवेज क्या हो जाएगा, जीरो। व्हेन द ऑब्जेक्ट आर नॉट इन कांटेक्ट देन नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने ये मान लिया, ये भी मैंने बताया था कि थ्रेड यदि क्या होगा, आइडियल और एक सिंगल थ्रेड हो, ये पुली क्या है, मासलेस है, क्या है, आइडियल है, मासलेस है, तो जितना टेंशन यहां होगा उतना ही टेंशन इस पुली पे भी लगेगा, उतना ही टेंशन क्या होगा यहां लगेगा, और उतना ही क्या होगा यहां लगेगा। हर जगह टेंशन क्या होगा, सेम होगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, रिएक्शन फोर्स ऑन द पुली क्या होगा, रिएक्शन फोर्स ऑन द पुली, ये भी लिख लेना, रिएक्शन फोर्स ऑन द क्या होगा, ऑन द पुली। ये भी 3 क्वेश्चन इसमें तुमसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको मालूम है कि टेंशन, अब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो यार, चलो जल्दी जल्दी करो। एफ बी डी अब क्या होगा, m1 किधर है, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ mg किधर लग रहा है, mg ऑलवेज किधर लगेगा, डाउनवर्ड। इस पे टेंशन किधर लगता है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से क्या होता है, अवे, और टेंशन पुलिंग फोर्स होता है, जिस ऑब्जेक्ट पे लगेगा उसको क्या करेगा, पुल करेगा। तो इस पे इसको टेंशन क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को किधर लगेगा, अप लगेगा। तो देखो इधर टेंशन लग रहा है, इधर T, ठीक है, ये m1 हो गया, और एक्सीलरेट किधर कर रहा है, एक्सीलरेशन से। तो नेट फोर्स यहां क्या लिखेंगे यार, नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रहा है, T, नीचे क्या लग रहा है, mg। ऑफ कोर्स T जो होगा mg से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो यहां क्या लिखेंगे, T माइनस m1 इंटू जी इक्वल टू क्या होगा, m1a। एक इक्वेशन मिल गया यार। दूसरा दूसरा जो इक्वेशन होगा क्या होगा, अब ड्रॉ करो, एफ बी डी ऑफ क्या होगा, m2। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m2। अब देखो इधर क्या लग रहा है, m2g, इधर ये नीचे एक्सीलरेट हो रहा है, इधर क्या लग रहा है, टेंशन। तो यहां क्या लिखेंगे, बताओ जल्दी, तुम बताओ। देखो तो यहां कौन सा फोर्स ज्यादा बड़ा होगा, m1 या m2, बताओ। सॉरी, m2g और t कौन सा बड़ा होगा, अरे m2g और t कौन सा फोर्स बड़ा होगा, ऑफ कोर्स m2g होगा। तो यहां क्या लिखेंगे, m2g माइनस क्या होगा, t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, m2a। ये सेकंड फोर्स, सेकंड इक्वेशन हो गया। नाउ क्या लिखेंगे, नाउ फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा, सेकंड। देखो तो दोनों को ऐड कर दो यार, ऐड कर दोगे तो जीरो हो जाएगा क्या, दोनों को ऐड करो, अरे दोनों को ऐड कर दो तो कैंसिल हो जाएगा। देखो तो यहां क्या लिखेंगे, m2g माइनस क्या होगा, m1g इज इक्वल टू m1 प्लस क्या होगा, m2 इंटू क्या हो जाएगा, a। यहां देखो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g इंटू क्या लिखेंगे, m2 माइनस क्या हो जाएगा, m1 अपॉन क्या हो जाएगा, m1 प्लस क्या हो जाएगा, m2। समझ में आया? तो यहां एक्सेलरेशन तुमको क्या मालूम चल गया, एक्सेलरेशन कितना होगा। अब यहां एक ट्रिक भी बताऊंगा, तुम टेंशन मत ले, क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो m2 माइनस m1 अपॉन क्या होगा, m1 प्लस m2। यहां अब क्या हो जाएगा, यदि तुम दोनों का मास सेम रखोगे तो देखो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऑफ कोर्स क्या होना चाहिए, जीरो लगना चाहिए। अब यदि किसी इक्वेशन में नाउ देखो तो नाउ फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन क्या होगा, 1 में वैल्यू रख दो तो देखो तो t इज इक्वल टू क्या होगा, m1 इंटू क्या हो जाएगा, g प्लस क्या हो जाएगा, a का वैल्यू रख दो तो g इंटू क्या लिखेंगे, m2 माइनस क्या हो जाएगा, m1 अपॉन m1 प्लस क्या हो जाएगा, m2। ठीक है, अब यहां इसको सिंप्लीफाई करो
तो देखो यहाँ टेंशन मालूम चल जाए कितना, M1G कॉमन ले लो, यहाँ M1 प्लस M2 प्लस M2 माइनस क्या हो जाएगा M1 डिवाइडेड बाई क्या हो गया M1 प्लस M1 कैंसिल हो गया। यहां देखोगे तो तुमको क्या आएगा आंसर, देखो T इज इक्वल टू क्या होगा 2M1 M2 G अपॉन क्या होगा M1 प्लस M2। तो यहां तुमको क्या मिल गया, टेंशन मिल गया। देखो एक ट्रिक भी मैं बताता हूं अभी, अब दोनों एक जगह मैं लिख दिया। अभी अपने को क्या फाइंड आउट करना है, हिंज फोर्स रिएक्शन फोर्स पुली पे। पुली भी तो रेस्ट में है यार। अब देखो यार, तो अब यहां लिख देता हूं एक्सेलरेशन कितना आया, A इक्वल टू देखो M2 माइनस M1 इंटू क्या हो जाएगा G अपॉन M1 प्लस क्या हो जाएगा M2, ठीक है। T इज इक्वल टू क्या हुआ 2 M1 M2 अपॉन क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 इंटू G। ये तुमको टेंशन और एक्सेलरेशन मालूम चल गया, ठीक है। अब देखो यहां एक ट्रिक भी हम सोच सकते हैं। देखो ये देखो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या, इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं। देखो यहां ट्रिक मैं बता रहा हूं इसमें कैसे हम सोचेंगे, ठीक है। अब देखो ट्रिक फॉर कैलकुलेटिंग एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो यहां मैं तुमको डायग्राम ड्रॉ करूंगा तो तुमको समझ में आ जाएगा। ये क्या है, M1 है, M1 देखो इधर क्या लग रहा है M1G, ठीक है। इधर क्या लग रहा है, थोड़ा और छोटा इसको ड्रॉ कर दो M1, तो इधर क्या लग रहा है M1G, इधर क्या है M2G, इधर लग रहा है ना। अब देखो यदि तुम क्या करोगे, देखो तो यदि आप इस सिस्टम, इसको सिस्टम कंसीडर करो, टोटल को, इस टोटल ब्लॉक को क्या करो सिस्टम कंसीडर करो, तो इंटरनल फोर्स तो कैंसिल हो जाएगा ना यार। तो नेट देखो, तो नेट ड्राइविंग फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ G क्या लग रहा है इसमें, नेट फोर्स अलोंग द G। देखो तो ये इधर क्या लग रहा है M2G और इधर क्या लग रहा है M1G। एक फोर्स इधर M2G और इधर क्या लग रहा है, लेकिन ये मूव किधर कर रहा है इधर। तो नेट ड्राइविंग फोर्स क्या हो जाएगा M2G माइनस क्या हो जाएगा M1G। तो यहां लिखेंगे क्या होगा, नेट पहले लिख रहा हूं, नेट इसको ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं, ड्राइविंग फोर्स इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ G या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्या होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्योंकि टेंशन फोर्स सिस्टम मान लिया तो कैंसिल हो गया, तो यहां क्या लिखेंगे देखो तो M2G और ये इधर क्या लग रहा है M1G माइनस क्या लिखेंगे M1G। नेट ड्राइविंग फोर्स मालूम चल गया, अब क्या लिख देंगे डायरेक्ट। और न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार क्या होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। और भी मैं बता रहा हूं, तुम टेंशन मत लो, फिर समझ में आएगा तुमको कि सर ये कब यूज होगा। तो देखो नाउ क्या लिखेंगे, नाउ फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ क्या होगा मोशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा नेट, आई मीन सिंपल ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय क्या होगा टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ सिस्टम। यहां सिस्टम का मतलब क्या होगा, पुली तो मासलेस है यार। तो देखो तो ड्राइविंग फोर्स क्या होगा M2 माइनस क्या हो जाएगा M1 इंटू G डिवाइडेड बाई क्या हो गया M1 प्लस M2। और भी प्रॉब्लम बताऊंगा इस पे, तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन जैसे आया उसके बाद एक का किसी एक ब्लॉक का BD लिखो, तुमको क्या हो जाएगा टेंशन फोर्स मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो ये ठीक रहा। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, रिएक्शन फोर्स ऑन द पुली, ये भी जरूरी है। क्या है अगला जो था, पुली का BD ड्रॉ करेंगे, FBD अब क्या होगा पुली। पुली पे देखो नीचे क्या लग रहा है, अब ऐसे थोड़ा ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये इधर भी T लग रहा है यार, अरे लग रहा है ना, देखो इधर भी T लग रहा है, ठीक है। इधर फोर्स लगेगा ना, देखो अब पुली रेस्ट में है, इसका मतलब क्या होगा पुली रेस्ट में है,
तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो ये पुली रेस्ट में है, इसका मतलब क्या होगा, इधर एक फोर्स लग रहा होगा इधर, इसको हम क्या बोलते हैं, देखो टेंशन नीचे लग रहा है और पुली पे ऊपर फोर्स लग रहा होगा, किधर, ऊपर, ऊपर की तरफ क्या होगा, इधर फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो जब ये फोर्स, इसी को हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स, क्या बोलेंगे, रिएक्शन फोर्स। पुली रेस्ट में है, इसका मतलब क्या हुआ, R इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2T होना चाहिए, तो यहां लिख सकते हैं R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2T, और T का वैल्यू अपने को मालूम है, तो क्या लिखेंगे, 4m1, ठीक है, 4m1 m2 इंटू जी अपॉन क्या होगा, m1 प्लस m2। तो ये क्या हुआ, दिस इज रिएक्शन फोर्स ऑन द पुली, क्या हुआ, रिएक्शन फोर्स ऑन द पुली, रिएक्शन फोर्स ऑन द क्या होगा, ऑन द पुली। अब इसको हम एक्शन नहीं बोलेंगे यार, ये तुम ध्यान देना, अब ये मत बोलना कि ये क्या है, एक्शन फोर्स हो गया क्या, नहीं, ये देखो R और T जो है, तुमसे कोई पूछे कि एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म करेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि एक्शन है और रिएक्शन है यार, समझ में आया ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये एक्शन फोर्स हो गया रिएक्शन फोर्स, बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स नेवर एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई हियर रिएक्शन फोर्स एंड टेंशन फोर्स नेवर फॉर्म एक्शन रिएक्शन पेयर, ये आपको ध्यान देना है। तो जब भी क्या होगा, हर चीज का एबीडी ड्रॉ करो और उस पे फोर्स दिखाओ, इसका मास क्या है, 0 है, क्योंकि पुली क्या है, मासलेस है, इस सिचुएशन में रिएक्शन फोर्स कितना है, 4m1 m2 g अपॉन क्या हुआ, m1 प्लस m2। तो देखो ट्रिक क्या हुआ कि क्या करना है, नेट ड्राइविंग फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, नेट ड्राइविंग फोर्स कैलकुलेट कर लो, उसके बाद एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करोगे, ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय क्या होगा, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, क्या होगा, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। इस केस में ड्राइविंग इधर m2g लग रहा है, इधर m1g, लेकिन m2g जो है वो m1g से क्या है, बड़ा है, इसलिए हमने क्या लिखा, m2g माइनस m1g और डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या होगा, सिंस द मास ऑफ द पुली इज 0, देयरफॉर टोटल मास ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ द पुली, मास ऑफ द सम ऑफ मास ऑफ बोथ द ब्लॉक्स, क्या होगा, दोनों ब्लॉक के मास के क्या होगा, इक्वल होगा, जो क्या होगा, मास ऑफ द सिस्टम होगा, आई मीन दोनों मास के क्या होगा, दोनों ब्लॉक के मास के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना है तुमको। दूसरा एक एग्जांपल मैं देता हूं, होमवर्क, शायद इसको भी ट्राई करना, ठीक है। देखो एक एग्जांपल ले लो, इसको होमवर्क ले लो, मुझे तो मालूम है कि तुम होमवर्क सॉल्व नहीं करते हो, फिर भी मेरा जो काम है वो मैं कर देता हूं। देखो यहाँ क्या है, पुली है, यहां से एक थ्रेड्स के थ्रू इसको, और एक दूसरा ब्लॉक है, क्या है, m2, इसका मान लो मास क्या है, m2। इस सरफेस अभी क्या मान रहा है, स्मूथ, याद रखना, ये इसका मास क्या है, m1 है, अगेन इसका मास m2 है, ठीक है। ये पुली आइडियल है, थ्रेड आइडियल है, सब चीज है, क्या होगा, अगेन क्या होगा, इफ सिस्टम इज क्या होगा, रिलीज्ड फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम रेस्ट, देन अगेन क्या होगा, फाइंड ये में क्या है, टेंशन इज द स्ट्रिंग, क्या होगा, टेंशन इन द क्या होगा, इन द स्ट्रिंग। डी में क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, और सी क्या है, रिएक्शन फोर्स ऑन द पुली, रिएक्शन फोर्स ऑन द क्या होगा, ऑन द पुली, ठीक है। अब मैं तुमको देखो, जिस एक्सेलरेशन से क्या होगा, यहां ये मान लो कि m2 इज ग्रेटर देन क्या है, m1, ऐसा जरूरी है क्या मानना, नहीं भी मानोगे तो चलेगा। ये इधर तो एक्सेलरेट नहीं होगा यार, इधर ये एक्सेलरेशन से आएगा, तो ई भी क्या होगा, इधर ये एक्सेलरेशन से जाएगा, यहाँ टेंशन T, यहाँ क्या होगा, टेंशन इधर, यहाँ टेंशन इधर, यहाँ टेंशन क्या होगा, इधर। सबका एबीडी ड्रॉ करना, 2 इक्वेशन आएगा, कैलकुलेट करना और इसका आंसर लिखना। नहीं आएगा तो पूछना नहीं, पूछना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना, इंजुरियस टू हेल्थ, है ना। आस्किंग क्वेश्चन इज इंजुरियस टू माइंड, और ऐसे ही बोल सकते हैं इंजुरियस टू हेल्थ, स्वास्थ्य और दिमाग दोनों के लिए क्या है, हानिकारक है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, इसके आगे क्लास में
इससे रिलेटेड और क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।